नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का गोल स्टार्ट किया जाए, आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का गोल मेरा क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर 6-7 टाइप का होता है। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल बाद में यूज करेंगे या बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसमें ये शब्द आपको मिलेगा। अच्छा, वो शब्द को देखकर आपको समझ जाना होगा कि ये वेक्टर कहना क्या चाहता है, बस इतना सा यूज होता है। ऐसे नहीं, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है। हाँ, इससे आपको थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। वो थ्योरेटिकल में भी बहुत छोटा छोटा चीज पूछा जाता है। अच्छा, आज से इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले क्लास में हम लोग एक चीज पढ़े थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़े थे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा गया था हम लोग को। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर में क्या रिवाइज हुआ, क्या हुआ था एंगल बिटवीन टू वेक्टर में, कि दो, अगर मेरे पास वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो ए है और एक वेक्टर मान लो मेरा बी है, तो इसमें क्या करते थे, दोनों को टेल से टेल मिला दो, दोनों को टेल से टेल मिला दो। तो सर ये कैसे मिला, तो हम कल बताए थे कि क्या पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। तो हम इसको यहाँ उठाएं, फिर इसका टेल यहाँ उठाएं। अच्छा, ये दोनों के बीच में दो एंगल बनता है, एक एंगल थीटा 1 और एक एंगल थीटा 2। तो हम बोले थे जो छोटा बनता है वही क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये इस पे हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। अच्छा, इसका प्रैक्टिस भी करवाए थे। अच्छा, लास्ट में दो क्वेश्चन भी दिए थे। लास्ट में एक हम करवा दिए थे, दो आपको करना था। अच्छा, तरीका बता दिए थे, दोनों को उठाओ, टेल से टेल मिलाओ, जो छोटा वाला एंगल बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे एक क्वेश्चन और चाहे तो कर ले इसमें, एक क्वेश्चन चाहे तो और कर ले। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ऐसे कुछ था, एक क्वेश्चन और बना देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीका से, ये वाला हमारे पास ऐसे है, ये हमारा हो गया ए वेक्टर, और हमारे पास ये वाला हो गया बी वेक्टर, ऐसे। अच्छा, ये एंगल है कितना, 60 डिग्री, और इधर से एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी का बीच का एंगल क्या होगा। तो ट्राई करें। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल कर बताना। तो बताया जाए इसका प्रोसेस। देखो, बेसिक से चलना हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन बनाओ कोशिश करो कि हमेशा बेसिक से चले, बेसिक वाला से क्लियर करके ही चले। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ हेड और टेल मिला हुआ है, हमको क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है। सिंपल सा लॉजिक से यहाँ पर आ जाओ। ऐसे एक वेक्टर हमारा ए है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अच्छा, बी वेक्टर को उठाकर इसका टेल से टेल मिला दो, बी वेक्टर को ऐसे आगे हम कर दिए, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अच्छा, ये वर्टिकल से कितना डिग्री है, 60, तो इधर भी वर्टिकल से कितना होगा, 60। अब दोनों टेल से टेल मिल चुका है। अगर टेल से टेल मिल गया है तो उसके पास जो छोटा वाला एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बताएं यहाँ पर क्या हो गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ये बहुत काम आने वाला है आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बहुत काम का चीज है। अच्छा, इसी चैप्टर में नहीं, हम बोले थे वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आगे हर चैप्टर में जाके जुड़ता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बिना वेक्टर के अच्छे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हर जगह ये यूज होना ही होना है। ओके, तो चले आगे अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं भैया। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप्स क्या होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहला, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अच्छा नाम से पता चल रहा है इक्वल वेक्टर। अच्छा, ये सब टर्म आपको सवालों में मिलेगा और वहां पर आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। हम लोग आराम से धीरे धीरे जरूर पढ़ ले रहे हैं, पर हम लोग को समझना पड़ेगा वहीं पर जहां पर हमारा लैंग्वेज लिखा रहेगा क्वेश्चन में,
बोलेगा टू इक्वल वेक्टर्स आर गिवन, मतलब समझ जाना चाहिए कि इक्वल वेक्टर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि टू इक्वल वेक्टर का मतलब समझे, पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर है और एक मान लेते हैं बी वेक्टर है। तो ए और बी वेक्टर का ध्यान से देखो तो ये क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ इसका होता था, बोलो ये वाला लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो ध्यान से ए और बी का लेंथ भी सेम है और क्या सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है ए और बी का। तो जब भी ऐसा दो वेक्टर होगा हम लोग को समझना होगा कि वो इक्वल वेक्टर है। डायरेक्ट एकदम कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब भी दो वेक्टर का सेम है मतलब वो इक्वल वेक्टर है। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, है ना? तो सिंपल सा लिख लो कि इफ टू वेक्टर if two vector are known as equal vector if magnitude, अगर magnitude and direction of both vector must be same। अच्छा यहां पर समझ में आया बात, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तभी हम बोलेंगे दो वेक्टर तभी कहलाएगा इक्वल वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर मस्ट बी सेम। अच्छा एक चीज और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लें, आल्सो आल्सो यूनिट आल्सो यूनिट इज सेम, या मस्ट बी सेम ज्यादा अच्छा लगेगा, मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, आल्सो यूनिट सेम। सर ये क्या नया ड्रामा आया, भैया मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी है, ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, बहुत बढ़िया। एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, ये बोल रहा है 20 मीटर है, सॉरी 2 मीटर ही है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारा कितना है 2 मीटर है, किधर जा रहा है, ईस्ट में। अच्छा ध्यान से देखो, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दो, क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। कभी भी ये सेम नहीं हो सकता, कभी भी ये सेम नहीं हो सकता, याद रखें। कभी भी दो अनइक्वल, इक्वल वेक्टर का मतलब उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए तभी हम इक्वल मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक अलग क्वांटिटी लिए एक अलग क्वांटिटी लिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो हम बोल देंगे कि ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है, नहीं, यूनिट भी सेम होना चाहिए। आपको ये बात समझना होगा। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है? इक्वल वेक्टर समझ में आया, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो तब जाके उस दोनों वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। लेकिन साथ ही साथ यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए तब जाके ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होता, इक्वल होता है। एक एक्सेप्शनल टाइप का चीज है, यहाँ पर बुक में नहीं दिया रहता है पर ये होना चाहिए, मस्ट बी सेम। क्या क्लियर है? जैसे चाहे तो इससे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन, देखिए थोड़ा तुरंत क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर पी वेक्टर है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल सा एंगल थीटा बना रहा है। एक और वेक्टर क्यू है, वो भी हमारा थीटा ही एंगल बना रहा है, ये क्यू वेक्टर है। दो अलग अलग वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर है। अब इसमें बताया जा रहा है, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच of the following are correct, which of the following are correct। अच्छा पहला ध्यान से देखना, इसमें से पहला 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें करना बिल्कुल याद रखना। तो क्या p वेक्टर एंड q वेक्टर, अच्छा यहाँ पर p वेक्टर एंड q वेक्टर यहाँ पर, अच्छा पी और क्यू इक्वल वेक्टर है। अच्छा थोड़ा सा इसको अच्छा से डिजाइन करके बता रहे हैं, अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर से वापस ले रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं था। हाँ यहाँ पर बोला गया एक पी वेक्टर है, एंगल थीटा बना रहा है, एक पी वेक्टर है।
अच्छा एक और है, क्यू वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर, ये भी एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पर बोल दिया गया है कि पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वेक्टर के बराबर है, और डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे पहला यहाँ पर बताना है ट्रू या फॉल्स टाइप का चीज में, कि क्या पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्या पी एंड क्यू मस्ट बी इक्वल वेक्टर? आर हटा दो यार, आर क्यों लिखे, हटा दो। मस्ट बी इक्वल वेक्टर, ट्रू या फॉल्स? P एंड Q मस्ट बी इक्वल वेक्टर। अगर ये गिवन डाटा है, ऊपर वाला गिवन डाटा है, अब नीचे हम एक ऑप्शन दिए, उसमें बताना दिया हुआ है कि P और Q जो है मस्ट बी इक्वल वेक्टर। क्या ये मस्ट मतलब जरूरी है कि P और Q इक्वल वेक्टर होगा? क्या ट्रू या फॉल्स? चलो जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियस है फॉल्स होगा, क्यों भैया? मस्ट नहीं हो सकता, क्यों? हो सकता है पी का यूनिट अलग हो और क्यू का यूनिट अलग हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से काम नहीं बनता, साथ और साथ यूनिट भी होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर? अच्छा इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, पी एंड क्यू वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर, में बी इक्वल वेक्टर। ऑब्वियस है, तब तो सही हो जाएगा भाई। अरे मे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, मस्ट में दिक्कत है। अच्छा मस्ट और में आसमान जमीन का फर्क है, मस्ट में 100% श्योर है कि होगा, में हो सकता है, होगा भी, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो यहाँ पर हो गया पी एंड क्यू में और में नॉट बी वेक्टर, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, ट्रू है। तो इस तरह का क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनाया जा सकता है। दूसरा हम लोग को देख यहाँ पर दिख गया कि किस तरीका से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तब भी हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल वेक्टर है। ऐसा कारण क्यों हम बता चुके हैं, कारण का कारण ऐसा होता है कि यूनिट हो सकता है कि डिफरेंट हो जाए, इससे काम बिगड़ सकता है। क्लियर? अच्छा इसमें एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर दो वेक्टर ए एंड बी अगर दो वेक्टर है, ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर अगर है, आर इक्वल वेक्टर, मान लेते हैं ये ए एंड बी इक्वल वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है। क्लियर? ए और बी दोनों सेम है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? इससे हम पहला ऐसे, एंगल बिटवीन ए एंड बी जब भी पैरेलल होगा, ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, चलो जल्दी से बताओ कितना होगा? 0 डिग्री। अरे दोनों एक ही है, दोनों को ज्वाइन करो टेल से टेल, इसको यहाँ पर मिला दो, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से एक बोल सकते हैं, डायरेक्ट सोच लेना, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 0। अच्छा दूसरा, यूनिट वेक्टर ए और बी का यूनिट वेक्टर में रिलेशन बताओ, यूनिट वेक्टर ए का। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर क्या चीज बताता था? यूनिट वेक्टर क्या चीज बताता था? क्या चीज, बोलो बोलो। अरे डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता था। अच्छा तो ए का डायरेक्शन सेम है, ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या दोनों एक ही तरफ है? ए का डायरेक्शन और क्या बी का डायरेक्शन क्या दोनों एक ही तरफ है? अरे सर तो ये तो दोनों बराबर हो गया। हाँ तो हमेशा याद रखना, अगर दो इक्वल वेक्टर दिया हुआ है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, दोनों का क्या सेम होगा? यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। क्या बात समझ में आ गया? सिंपल सा लॉजिक है। क्या दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है? इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल का क्या फायदा हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। मतलब अगर डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, ऑब्वियस है यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। तो ये 2 पॉइंट और याद रखना है। एंगल ए और बी के बीच में क्या होगा? 0। दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों का यूनिट वेक्टर आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों सर? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। क्लियर? चले आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा में, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर,
हाँ भैया, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? चलो, पैरेलल वेक्टर नाम से भी पता चल रहा होगा। देखो, इसमें क्या है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर है। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो यहां पर दो पॉइंट हम लिखा रहे हैं। यहां पर बोला कि मैग्नीट्यूड में और मे नोट बी सेम, मे नोट बी सेम। अच्छा, थोड़ा आराम से लिख लेते हैं अलग अलग, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर ए एंड बी, बोथ वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तब हम इसको क्या, ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर। यहां पर बड़ा मजा आएगा, देखो ध्यान से। यहां पर बोला कि देखो दो वेक्टर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम है? नहीं। इसका मतलब, अच्छा डायरेक्शन सेम है, हाँ सेम है। तो डायरेक्शन सेम हो पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। क्या सर इक्वल वेक्टर को पैरेलल बोल सकते हैं? ऑब्वियस है, यहाँ पर लिख चुके हैं। मैग्नीट्यूड में और में नोट भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, सेम होगा तो कोई बात नहीं, इक्वल वेक्टर भी कहला जाएगा और पैरेलल वेक्टर भी कहलाएगा। पैरेलल का मेन सिंपल सा फंडा है आपका, पैरेलल होना चाहिए, कहने का मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी कहलाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो पैरेलल कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक से ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अच्छा, इसका कंडीशन समझ में आ गया आपको? इसका कंडीशन समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ सर, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। क्या ए का यूनिट वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, बी का यूनिट वेक्टर? हाँ ना बोलो। हाँ, देख लो ध्यान से, एक बार अच्छे से देख लो पैरेलल वेक्टर का कहानी। देखो सारा कहानी, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी सेम। अच्छा, डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, एक रिलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होगा तो याद रखना, ए वेक्टर समथिंग कुछ कॉन्स्ट लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, याद रखना। लैम्डा, ए वाला रिलेशन वैलिड करना होगा, ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स। अच्छा भाई, ये पैरेलल है आपस में, तो कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड कुछ टाइम्स लेगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर ईस्ट है, ठीक है, और एक और वेक्टर है बी है। अच्छा, ये वाला है 5 मीटर ईस्ट है। अब एक बात बताओ, ये तो पैरेलल है, ये समझ में आया, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है। पर ध्यान से देखो, अगर हम बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरा ए वेक्टर बन जाएगा? अरे बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरा ए वेक्टर बन जाएगा? देख लो। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आया? तो बी वेक्टर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ए वेक्टर बन जाता है। क्लियर? ए वेक्टर बन जाता है। तो यही तो लिखे हैं, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, ये काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें एक और स्टार दे रहे हैं, ये काम आएगा, बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनाने में काम आता है। अच्छा, बीच में थोड़ा बहुत यूज होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इसी से सवाल बनता है। जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे किसी भी चैप्टर का, उसमें बीच में आ जाएगा जो यूज होने वाला टाइप का होगा। तो ये पैरेलल वेक्टर का सारा कहानी समझ में आ गया। ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो ये रिलेशन काम होगा, तो इसको याद रखना है, आगे काम आएगा। तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर। ऐसे ही हम लोग करेंगे नेगेटिव वेक्टर। तीसरा वेक्टर कौन सा है, नेगेटिव वेक्टर। चलो भैया, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है ध्यान से देख लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, चलो नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है ध्यान से देखो। नेगेटिव वेक्टर क्या कहेगा, बोला भाई साहब कुछ नहीं है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये मान लो क्या है, बी वेक्टर है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर,
बोथ वेक्टर, बोलो बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम एंड आल्सो यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट भी सेम होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखना। हाँ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। अच्छा दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अपोजिट टू द बी वेक्टर। अच्छा ये मस्ट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मस्ट। एंड आल्सो यूनिट ए यूनिट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। हाँ ध्यान देना, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखवाए, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम हो, देखो दोनों का लेंथ सेम दिखाई देगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अपोजिट टू द बी वेक्टर, और ये क्या होना चाहिए, मस्ट, तभी नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं। अच्छा आल्सो यूनिट भी सेम, यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो बी को भी 10 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन अगर ये ईस्ट है तो इसको क्या होना पड़ेगा, वेस्ट होना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया। अच्छा वेक्टर में कभी भी यहाँ पर याद रखना, अपोजिट का मतलब सिंपल सा लॉजिक होता है, अपोजिट। यहाँ पर एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। अच्छा बाद में इसको साइन, माइनस के साइन के साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ए वेक्टर लिख रहे हो तो सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो कि माइनस टाइम बी वेक्टर, बी का माइनस लगा दो ए आ जाएगा, बी का बी वेक्टर में माइनस लगा दो। अच्छा पीछे वाला में अगर देखो, पीछे वाला में इक्वल वेक्टर वाला में देखो, इक्वल वेक्टर वाला में देखो, यहाँ पर इक्वल वेक्टर वाला में हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हुआ, जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हुआ, मेरा डायरेक्शन अपोजिट हुआ, देखो डायरेक्शन अपोजिट बस माइनस साइन। अच्छा फिजिक्स में बस इतना ध्यान रखना है, कभी भी माइनस का यूज दिख रहे तो माइनस सिर्फ ओनली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, वो माइनस मतलब उसका डायरेक्शन बस अपोजिट होगा, यही कहना चाहता है फिजिक्स में। पूरा हर जगह जहां जहां माइनस दिखाई देगा समझ लेना है कि वो माइनस जो है वो किस पर्पज से है, डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे ये मैथमेटिकली दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया कि ए वेक्टर जो है बी के अपोजिट है। भैया ये सब कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको ये दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये इसका मतलब क्या है। ए बराबर बी वेक्टर मतलब क्या है, माइनस लगाने का मतलब है कि बी वेक्टर का अपोजिट है ए वेक्टर, बस इतना याद रखना। तो ये हो गया ए बराबर माइनस बी, इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दूसरा ये वाला रिलेशन याद रखें। अच्छा तीसरा यूनिट भी सेम होना चाहिए। क्या क्लियर हो गया, बोलो बोलो, क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ चलो अगला वेक्टर हम लोग नेगेटिव वेक्टर के बाद लिखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर होता है क्या, ध्यान से देखो। अच्छा एंटी पैरेलल नाम से सुना होगा, सुनने में लग रहा होगा जैसे इक्वल किए तो पैरेलल किए, वैसे नेगेटिव किए तो एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। इक्वल में क्या किए, दोनों इक्वल, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी इक्वल हो गया। पैरेलल में मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है, पर डायरेक्शन सेम हो सकता है, तब पैरेलल होगा। अच्छा एंटी पैरेलल में ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला इसमें क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। अच्छा दूसरा यहाँ पर डायरेक्शन के बात करो तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर must be opposite to the direction of बी वेक्टर। सिंपल सा भैया। अगर अगर ध्यान से देखना, एक मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना बहुत जरूरी है। अगर एक ऐसे है तो दूसरा को ऐसे होना पड़ेगा, उल्टा होना, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट होगा, कंफर्म। तभी ये क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। तभी क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, लैम्डा तो आप समझ ही गए होंगे, पैरेलल टाइप का चीज है तो एक लैम्डा तो आएगा ही, इसका टाइम्स होगा, बी का कुछ गुना करने के बाद ए आ जाएगा। लेकिन माइनस के साथ, माइनस क्या बता रहा है, माइनस कुछ मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं करता, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है क्या, कि इसका क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया। अच्छा, ये सब कोई बड़ा तोप नहीं है, आप नॉर्मली भी याद रखेंगे, आपका काम आएगा। हाँ, ये सब रिजल्ट जो लिखवाए हैं, ये सब रिजल्ट ये बार बार यूज होते रहता है, तो हमको अगर आप रेगुलर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग आते हैं को इनिशियल वेक्टर। अगला है को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, यहाँ खुद से समझ में आ रहा होगा। को इनिशियल वेक्टर, यहाँ पर बोला गया है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर स्टार्ट करे एक ही पॉइंट से। जैसे मान लो एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, starting from same point, then these all vector are called co-initial vector। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अगर वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो सारे वेक्टर को हम को इनिशियल कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं इफ टू और मोर देन टू वेक्टर start from same initial point, then this vector known as co-initial vector। कैसा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, है ना, स्टार्ट कहां से करे, सेम इनिशियल पॉइंट से, देन दीज वेक्टर्स नोन एज को इनिशियल वेक्टर। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ऐसे ही छोटा छोटा और है। को इनिशियल वेक्टर के बाद है हमारा कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर, आ जाओ। कोलिनियर वेक्टर मतलब समझ में आ गया होगा क्या, एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक ही लाइन में हो, ये सारे वेक्टर को हम कोलिनियर बोलेंगे। तो यहां पर भी लिख सकते हो ए टू और मोर देन टू और मोर देन टू वेक्टर lies in same line, then these vectors known as कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग सिर्फ जान रहे हैं। पहला पढ़े इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। फिर पढ़े हम लोग पैरेलल वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। फिर पढ़े नेगेटिव वेक्टर,
नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा एंटी पैरेलल में। फिर हम लोग पढ़े क्या, कोई इनिशियल वेक्टर पढ़े जो एक ही पॉइंट से सारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा हो। फिर कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन पे लाइज कर रहा हो, उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और एक और आता है कोप्लेनर वेक्टर, एक और आता है क्या, कोप्लेनर वेक्टर। को कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। हाँ भाई, कोप्लेनर वेक्टर क्या कहलाता है? कोप्लेनर वेक्टर में देखो ध्यान से क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन पर लाइज कर रहा हो, बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ऐसे ही। अच्छा, प्लेन का मतलब समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे एक दीवार ये ले ले, ये एक प्लेन है, ये वाला क्या है, एक प्लेन है। ये जैसे ये बोर्ड ले ले, ये एक प्लेन है। ये ऊपर वाला पूरा छत ले ले, ये एक प्लेन है। तो जब भी लाइज करे बस इस पर दो या दो से ज्यादा वेक्टर लाइज कर रहा है तो सारे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। इस दीवार पे जो भी लाइज करेगा वेक्टर, इस दीवार पे लाइज करना चाहिए, तो सारे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर बोला गया कि इफ टू और मोर देन टू वेक्टर lies in same plane, lies in same plane called कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, सिंपल सा। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया क्या? प्लेन मतलब समझ में आया? जैसे एक प्लेन हो गया, एक दीवार ले लो, कोई भी एक दीवार ले लो। अच्छा, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई वेक्टर ऐसे बाहर आ गया तो ये बाहर नहीं होना चाहिए, कोप्लेनर में नहीं शामिल होगा। जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक ही प्लेन पे, जैसे मान लो ए वेक्टर लिए, बी वेक्टर लिए, सी लिए, डी लिए और एक ई ले लिए। तो ध्यान से देखो, ई जो है वो प्लेन पे नहीं, हाँ अगर ऐसे होता तो प्लेन पे हो जाता, लेकिन ये ऐसे बाहर है तो ये कोप्लेनर में नहीं आएगा। जो एक ही प्लेन पर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? अच्छा, जैसे मान लो इसमें कुछ कुछ पॉइंट और बता दे रहे हैं। कोप्लेनर वेक्टर में अगर थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। कोप्लेनर वेक्टर में कहानी में समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम दो वेक्टर लिए, क्या दो वेक्टर कैसे भी हो, क्या वो एक ही प्लेन में होगा? क्या एक ही प्लेन में होगा? जैसे बोला कि क्या दो वेक्टर क्या हमेशा एक कोप्लेनर कहलाएगा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर में होगा? हाँ, याद रखना यहां पर। अच्छा, तीन वेक्टर होगा तो क्या तीन वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन पर होगा? तीन वेक्टर क्या हमेशा एक ही प्लेन पर होगा? नहीं, तीन वेक्टर में मे और मे नोट भी हो जाएगा, लेकिन दो वेक्टर मस्ट भी एक ही प्लेन पर, मस्ट भी सेम। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसे है या इसमें यहां पर ऐसे रखा हुआ, और दूसरा वेक्टर ऐसे आ गया, तो भैया दो वेक्टर ऐसे है एक और एक ऐसे आ गया तो ये वाला प्लेन पर आ गया। तो दो वेक्टर जो होता है हमेशा और हमेशा एक ही प्लेन पर होता है। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन पर होता है भैया। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर इधर, तो ये वाला प्लेन बन गया। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर इधर, तो ये वाला प्लेन बन गया। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। हाँ, अगर यही तीन वेक्टर हो तो तीन वेक्टर में कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो दो वेक्टर हम ऐसे ले लिए, ए और बी, और तीसरा हम ऐसे ले लिए, कभी भी एक प्लेन में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज लिखवा रहा है कि थ्री वेक्टर यहां पर थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट टू वेक्टर
मस्ट बी इन कोप्लेनर, इन कोप्लेनर, मस्ट बी इन कोप्लेनर। क्लियर? ध्यान देना, थ्री वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, कोप्लेनर मतलब बार बार समझ लें कि एक ही प्लेन पे तीनों वेक्टर लाइज कर रहा हो तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन, ये एक प्लेन है, इस पे लाइज करेगा तो तीन वेक्टर हो सकता है कि लाइज कर जाए, ये मान लो सी वेक्टर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तीनों बाहर, तीनों में से एक बाहर भी हो सकता है। लेकिन दो वेक्टर कहीं भी रख दो वो एक प्लेन पर आ जाएगा। हाँ, प्लेन कोई और होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना कि यही प्लेन होगा, लेकिन तीन वेक्टर में एक प्लेन पे कभी भी नहीं आ सकता। आप घर पे भी देख सकते हैं, नहीं आ सकता एक प्लेन पर। एक प्लेन का मतलब समझ में आ गया, एक पूरा दीवार टाइप का चीज, जहां पर भी ऐसा हो, एक छत टाइप का चीज पूरा, ये प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, सामने वाला दीवार प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, या फिर बीचों बीच एक ऐसे बना दे दीवार, ये भी प्लेन हो गया। तो इस तरह के जब भी आएगा, दो वेक्टर कहीं भी रख दे वो एक प्लेन में ही आ जाएगा। लेकिन तीन वेक्टर जब भी हम रखेंगे तो एक प्लेन में नहीं आता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर। एक लास्ट हमारा है नल वेक्टर। नल वेक्टर के बाद हम लोग समाप्त करेंगे, और लगभग बोरिंग टाइप का जो चीज चल रहा था समाप्त। अगले क्लास से हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन क्या करें, ये जरूरी भी है। आप इसे इग्नोर ना करें, ये काम का चीज है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कहीं भी सवाल को बनाएंगे, आपको ये काम आना ही आना है, बस इतना ध्यान रखने। तो नल वेक्टर क्या कहता है, इसका बोला गया कि भैया those vector which having magnitude is equal to 0, those vectors which having magnitude is equal to 0, जीरो जिसका मैग्नीट्यूड है, जैसे कोई वेक्टर को बोल दिया नल वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, ये सवाल में डायरेक्ट यूज होगा। जैसे कोई एक बड़ा सा वेक्टर आ गया और बोल दिया भैया ये नल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसमें से कुछ अननोन रहेगा उसको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, ये बाद में पता चलेगा। बस इतना याद रखें, नल वेक्टर में, नल वेक्टर किसको कहते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, जीरो होगा, वैसे वेक्टर को क्या कहा जाता है, नल वेक्टर। तो हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। टाइप्स ऑफ वेक्टर लिए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर सारा समाप्त कर दिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोइनिशियल, कोप्लेनर एंड नल वेक्टर है। हमारे पास इतना सारा वेक्टर का टाइप्स था। अच्छा, यूनिट वेक्टर भी टाइप्स में ही आता है, जो कि हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और ये स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। स्पेसिफिक किसको बताने के लिए लाया गया था, डायरेक्शन को, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको लेकर आए थे, यूनिट वेक्टर को। तो आज का क्लास समाप्त हो गया। क्लियर? अगले क्लास में मजा आएगा, एंड लॉ ऑफ एडिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, उसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है, हर चैप्टर में यूज होता है। हालांकि पूरा वेक्टर का हर चैप्टर में यूज होगा, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, पर कोई बात नहीं, हम लोग इससे पार हो गए। अब हम लोग आराम से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्लियर है? तो बाकी के नेक्स्ट क्लास में